नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बॉन्ड्स के प्रकार के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुछ मुख्य शेयर सूचकांक जैसे आपका सेंसेक्स निफ्टी, ग्रीनएक्स, इनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोग कॉमेक्स और स्टार्टअप्स के बारे में भी आज जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ मुख्य शेयर सूचकांक। शेयर सूचकांक इसमें नंबर 1 हम लोग देखते हैं सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स इसका अगर अक्षरशः या हूबहू फुल फॉर्म देखा जाए तो इसे कहा जाता है सेंसिटिव इंडेक्स। संवेदी सूचकांक कहते हैं हिंदी में इसे, संवेदी सूचकांक। पहले इसकी मुख्य बातें हम लोग देखते हैं, फिर समझते हैं इसको। आइए इसको पॉइंट वाइज देखते हैं साथियों। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए, भारत का पहला इक्विटी सूचकांक, जो कि जनवरी 1986 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ ये? जनवरी 1986 में शुरू हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। हर सूचकांक की एक आधार तिथि होती है, अभी समझाऊंगा मैं आपको। तो इस सूचकांक की जो आधार तिथि है, वो 1 अप्रैल 1979 है। 1 अप्रैल 1979। और हर सूचकांक का एक मूल्य होता है जिसे आधार मूल्य कहते हैं। तो इसका जो आधार मूल्य है वो 100 रुपए माना गया था। आधार मूल्य 100 रुपए, अर्थात 1 अप्रैल 1979 को ये कितना माना गया था? 100 रुपए माना गया था। बात क्लियर हुई? अगला पॉइंट इसका देखते हैं, पॉइंट डी। कोई भी जब सूचकांक बनता है तो उसमें कुछ कंपनियां ली जाती हैं। तो आप उसे ऐसे लिखिए, कंपनीज कवर्ड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड, सूचीबद्ध टॉप मोस्ट 30 कंपनीज की इक्विटी पर आधारित। टॉप मोस्ट का क्या मतलब होता है? यहाँ पे टॉप मोस्ट का मतलब जिसमें सबसे ज्यादा लेन देन होता है। जैसे टाटा मोटर्स में अगर सबसे ज्यादा लेन देन हो तो वो नंबर 1 पर आएगी। फिर ऐसे करते जहां पर 30 कंपनियां खत्म हो जाएं, उतनी कंपनियों के शेयर्स लेकर इसको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। ये तो एक बेसिक डिटेल है, इसको एक मैथमेटिकल एग्जांपल से समझते हैं। देखें, समझे इस चीज को ध्यान से। यहां पर एक डेट मैं लिख लेता हूं जो कि है हमारी 1 अप्रैल 1979। तो यहां पे मैंने बताया आपको कि 30 कंपनियां ली जाती हैं। तो यहां पे मैं कंपनियां ले लेता हूं। कंपनी मान लो क्यों, ऐसे अब 30 तो लेना संभव है नहीं, तो कुछ कंपनियों को मैं ले लेता हूं, ABCD, और ऐसे मैं डॉट लगा देता हूं। ऐसे मैं कहां तक चला जाऊंगा? 30 कंपनियों तक जाऊंगा। और इन सारी कंपनियों की जो इक्विटी कीमत है, यहां पे देखिए, इक्विटी कीमत, और यहां पे एक कॉलम बना लेता हूं मैं सूचकांक का। तो सूचकांक जो है वो तो हमको 100 रुपए ही लेना है। तो जो भी कंपनी है 1 अप्रैल 1979, उसका सूचकांक हमको कितना लेना है? 100, क्योंकि इसका आधार मूल्य कितना माना गया है? 100। तो अब ऐसे आप देखिए 100 ऐसे आप चले जाएंगे 30 तक। तो फाइनली आपको कुल कितना मिल जाएगा? 30 कंपनियां हैं, तो कुल आपको मिल जाएगा 3000 रुपए। बेसिक मैथमेटिक्स है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ये 100 को 30 बार जोड़ना है, या 100 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधा। अब यहाँ पे कंपनी ए की जो इक्विटी कीमत है वो मैं मान लेता हूं कि 5 रुपए है।
और बी की सपोज कर लीजिए कि 10 रुपए। ऐसे ये भी आगे चलता जा रहा है। जितनी 30 कंपनियां हैं सबकी इक्विटी कीमत अलग अलग है 1 अप्रैल 1979 को, लेकिन 5 रुपए किसके बराबर माना जा रहा है? 100 रुपए के बराबर माना जा रहा है। इसी तरीके से 10 रुपए को किसके बराबर माना जा रहा है? 100 रुपए को। ठीक, अब आइए मान लीजिए कि अब आज की जो डेट, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो वो है 17 अगस्त 2022। वर्तमान में आते हैं 2022। तो यहां पे जो सूचकांक है ये मान लीजिए कि 60,000 रुपए है। कितना? 60,000 रुपए हो जाता है। 60,000 अंक है, बेसिकली रुपए कहना बुद्धिमानी नहीं होगी। तो सूचकांक आप देखते होंगे ना, सेंसेक्स वगैरह की 60,000 है, 45,000 है, 50,000 है। तो यहाँ पे जो इक्विटी कीमत है, इक्विटी कीमत आज वर्तमान में, इक्विटी कीमत किसी एक कंपनी की ही मैं लेता हूं, मान लो कि मैं एक ही लेता हूं, तो देखिए 100 रुपए कितने के इक्वल हो जा रहा है? 100 रुपए आपका बन जा रहा है 60,000 के। ठीक है, जो 100 सूचकांक है वो 1 अप्रैल 1979 वाला, वो वर्तमान में कितना हो जा रहा है? 60,000 हो जा रहा है। तो आप सोचिए ध्यान से कि 5 रुपए फिर की जो कीमत है 1 अप्रैल 1979, तो आज के वर्तमान दौर में ये कितना हो जाएगी? यहाँ पे देखिए, बेसिक मैथ्स आप लगाइए। 100 किसके इक्वल हो गया? 60,000 के, यानी कि 600 गुना ज्यादा इसमें वृद्धि हुई है तब के सूचकांक में और वर्तमान के सूचकांक में। तो इसी तरीके से 5 रुपए का जब 600 गुना वृद्धि आज हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए आ जाएगा। बात क्लियर हुई? 100 बन गया है 60,000, तो 5 कितना बन जाएगा? 3,000 बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कंपनी को लिया है, मैंने शुरुआत में बताया एक को। ऐसा सभी कंपनियों के साथ हो रहा होगा साथियों, तभी तो औसत 60,000 आएगा ना। रेट चेंज होगी तो सेंसेक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अच्छा, कई बार अपरिवर्तित भी रहता है। कैसे? क्योंकि 30 कंपनियां हैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ कंपनी की रेट बहुत तेजी से बढ़े और किसी का बहुत तेजी से घट जाए कुछ का, तो औसत वही रहेगा ना। 30 कंपनियां बेसिकली इसमें शामिल है। यदि सारी कंपनियों का रेट चेंज होगा तो सेंसेक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इतने डिटेल में यूपीएससी वैसे पूछता नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए मात्र एग्जाम्पल लिया था ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये सब रहता है कि नहीं, हमको करके दिखाओ कैसे होता है। इतने डिटेल में यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी कि आप बताइए कैसे बनता है इसका सूचकांक वगैरह। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगला सेंसेक्स हम लोग देखते हैं साथियों, नंबर 2, निफ्टी। निफ्टी निफ्टी ये बहुत अच्छा सूचकांक माना जाता है। आइए इसके बारे में भी पहले इसकी कुछ मुख्य बातें देखते हैं हम लोग। अब जब एक बात क्लियर हो गई है तो आप सारी बातें आप आराम से समझ गए होंगे। तो पहली चीज ये थी जो मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाई सेंसेक्स के बारे में। पहला पॉइंट देखते हैं इसकी जो आधार तिथि है, आधार तिथि वो 3 नवंबर 1995 है और इसका आधार मूल्य 1,000 रुपए है। इसका आधार मूल्य कितना माना गया है? 1,000 रुपए। और अगली बात, कंपनीज कवर्ड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप मोस्ट 50 कंपनीज, टॉप मोस्ट 50 कंपनीज, 50 कंपनीज। 50 शब्द से ही क्या बना है? आपका निफ्टी बना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 50 कंपनियां कवर्ड है। अगला देखते हैं हम लोग, थर्ड नंबर, शरिया 50। तो इसकी जो आधार तिथि है वो 1 जनवरी 2008। इसकी आधार तिथि कितनी है? 1 जनवरी 2008 है, 2008। और आधार मूल्य की अगर बात की जाए तो आधार मूल्य इसका 1,000 रुपए है। इसका भी, निफ्टी का भी 1,000 रुपए और सरिया 50 का भी कितना? 1,000 रुपए है। ठीक, सी पॉइंट इसमें देखें कि कितनी कंपनीज कवर्ड है। कंपनीज कवर्ड शरीयत के अनुसार, शरीयत मैं आपको समझाऊंगा मेडावल हिस्ट्री के दौरान बहुत अच्छे ढंग से। शरीयत के अनुसार व्यवसाय
करने वाली BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप मोस्ट 50 कंपनियां जो शरीयत के अनुसार व्यवसाय करने वाली 50 टॉप मोस्ट कंपनियां हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कंपनियां शरीयत को पढ़कर थोड़ी व्यवसाय कर रही हैं, लेकिन बाई चांस ऐसा है कि शरीयत के अकॉर्डिंग उनका व्यवसाय ऐसा हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैं शराब नहीं पीता, रिबा अर्थात ब्याज नहीं लेता, जुआ नहीं खेलता, तो मेरा व्यवहार जो है वो इस्लाम के नियमों के अनुरूप हुआ। इससे मैं मुसलमान थोड़ी हो गया, मैं तो हिंदू ही हूं ना। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं साथियों जो शरीयत के अनुरूप व्यवसाय करती हैं, लेकिन वो दूसरे धर्मों की हैं। जैसे आपका मारुति उद्योग हो गया, TCS हो गया, मारुति उद्योग, TCS, ये सब जो है इस्लामिक नियमों के अनुसार व्यवसाय करती हैं। जैसे ये सब ना तो सट्टे में हैं, ना ही शराब में हैं, ना ही ब्याज के लिए काम करते हैं। तो मुस्लिम भाइयों का दीन ईमान भ्रष्ट ना हो, उसके लिए ये बनाया गया, अनजाने में भी ना हो। जैसे उन्होंने बैंक में पैसा लगा दिया, अब शरीयत के हिसाब से उनको ब्याज नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब बैंक ने गलती से उनको ब्याज दे दिया, तो उनके धर्म पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, ये ऐसा शरीयत कहती है। तो इस्लाम में चूंकि ब्याज की मनाही है, तो गलती से भी अगर आ गया, वो नहीं चाहते हैं तब भी, तो इसलिए ये प्लान सरकार द्वारा लाया गया। चलिए अगला देखते हैं, ग्रीन एक्स। इसकी पॉइंट वाइज भी सबसे पहले हम लोग देखते हैं आधार तिथि। तो ये है आपका 1 अक्टूबर 2008। और आधार मूल्य की अगर बात की जाए तो आधार मूल्य इसका भी है 1000 रुपए। सी पॉइंट अगर देखें तो कितनी कंपनी इसमें कवर्ड है, कंपनीज कवर्ड BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट 25 कंपनियां जो एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी हो, उनकी 50 कंपनियां इसमें कवर्ड की गई हैं। तो ये सब भारत के प्रमुख शेयर सूचकांक हैं साथियों। ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स जैसे आपका डी जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स, नैस्डैक, SP 500, निक्की, मिडेक्स, ये सब है। ये सब हमारे लिए बेकार है, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, कॉमेक्स क्या होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। कमोडिटी एक्सचेंज को कॉमेक्स भी कहा जाता है। भारत में निम्न कॉमेक्स राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 यह है आपका MCX, फुल फॉर्म होता है इसका मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉमेक्स तथा कंपनी के रूप में कार्य करता है। सबसे बड़ा है और किस रूप में कार्य करता है, कंपनी के रूप में कार्य करता है। दूसरा है आपका NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, फुल फॉर्म कर लीजिएगा आप लोग, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। तीसरा है आपका साथियों NMCE, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और इसका जो है
किस में मर्ज कर दिया गया है? इसको मर्ज कर दिया गया है ICEX में, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज में। इसको क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। किसको? NMC को, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये भारत में ये प्रमुख 3 ही हैं हमारे पास, बाकी 2 और हैं, जैसे वो आप ऐसे जानकारी के लिए जान लीजिए। एक है आपका ACE और 5वां है आपका UCX, यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। और इसका पूरा नाम होता है ACE डेरिवेटिव एंड कमोडिटी एक्सचेंज। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आपको ये 5 समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होते हैं। कॉमेक्स, कमोडिटी एक्सचेंज को ही बेसिकली क्या कहा जा रहा है? कॉमेक्स। और भारत में ये 3 मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं, और 2 ये भी हैं हमारे, ACE और UCX, यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज। चलिए अब आगे देखते हैं कि इनका रेगुलेशन कैसे किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ कॉमेक्स, रेगुलेशन ऑफ कॉमेक्स। वर्ष 2015 से राष्ट्रीय स्तर के कॉमेक्सेस आप ऐसे कह लीजिए कि बहुत सारे हैं, का रेगुलेशन सेबी द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? सेबी के द्वारा किया जा रहा है। सेबी के द्वारा किया जा रहा है। 2015 से पहले इनका रेगुलेशन FMC, फुल फॉर्म है इसका फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा किया जाता था। सितंबर 2015 में FMC फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का विलय सेबी में कर दिया गया। पहले FMC द्वारा होता था, लेकिन 2015 से किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका रेगुलेशन सेबी के द्वारा किया जा रहा है। 2015 में एक कमीशन था, श्री कृष्णा कमीशन। उसने रिकमेंड किया था कि भारत में ज़्यादा रेगुलेटर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेगुलेटर्स आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं कि ये चीज़ मेरे दायरे में आएगी, तो दूसरा कहता है नहीं मेरे दायरे में आएगी। यूलिप एक चीज़ चलती है, यूलिप यूनिट लिंक, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक चीज़ चलती है जिसमें म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस दोनों के गुण हैं। इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों के गुण हैं। तो इसको लेकर सेबी और इरडा में भिड़ंत हो गई। सेबी और इरडा, क्योंकि इंश्योरेंस का जो नियमन है वो इरडा के द्वारा किया जाता है और म्यूचुअल फंड का नियमन सेबी के द्वारा किया जाता है। ये दोनों भिड़ गए भैया आपस में, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। फाइनली जो वर्डिक्ट आया वो इरडा के पक्ष में आया, फेवर में आया। तो ज़्यादा रेगुलेटर्स होने पर यही सब समस्या होती है दोस्तों, इसलिए धीरे धीरे रेगुलेटर्स की संख्या कम की जा रही है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, स्टार्टअप्स। देखिए स्टार्टअप्स क्या होते हैं। भारत में स्टार्टअप्स के मानक स्टैंडर्ड DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? DPIIT। कि कौन स्टार्टअप है या नहीं है, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? DPIIT के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
जो वर्तमान में निम्न प्रकार हैं, जो वर्तमान में निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या मानक बनाए गए हैं। नंबर 1, संबंधित व्यावसायिक संस्थान 10 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, 10 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, अधिक पुराना ना हो। कोई ऐसा व्यवसाय जो 10 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। अगला देखते हैं, नंबर 2, उसका वार्षिक कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। 100 करोड़, मामूली पैसे थोड़े हैं भाई, 100 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। टर्नओवर उसका सालाना 100 करोड़ से अधिक ना हो, नहीं तो उसको स्टार्टअप्स का दर्जा नहीं दिया जाएगा। अगला नंबर 3, नवाचार या उत्पादन प्रक्रिया, इनोवेशन एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, उत्पादन प्रक्रिया में सुधार आदि पर फोकस करता हो, आदि पर फोकस करता हो, फोकस करता हो। और रोजगार संवर्धन, जिससे रोजगार में वृद्धि हो, रोजगार संवर्धन। और संपत्ति निर्माण, संपत्ति एसेट्स फॉर्मेशन, संपत्ति निर्माण की अच्छी संभावनाएं हो, की अच्छी संभावनाएं हो। अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो उसे क्या कहा जाएगा? स्टार्टअप्स कहा जाएगा। ठीक है, तो संबंधित व्यावसायिक संस्थान 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ से अधिक कारोबार नहीं होना चाहिए उसका सालाना। तो इन दोनों में तो कोई समस्या नहीं। इस चीज में थोड़ा सा पेच पड़ जाता है कि नवाचार कर रहा है या नहीं कर रहा है, भविष्य में इससे संपत्ति निर्माण या रोजगार संवर्धन होगा या नहीं होगा, तो इसमें मामला फंस जाता है। तो कई बार स्टार्टअप्स का दर्जा उनको देने में असुविधा आ जाती है। तो ये सब काम जो है बेसिकली ऑफिसर द्वारा डील किया जाता है, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है इन दोनों में। और इसमें जो है ऑफिसर कई बार मानने से इनकार कर देते हैं, फिर उनको अकेले ले जाके मनाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं आप, है कि नहीं? जब अकेले में मिलते हैं तो फिर वो मान जाते हैं कि हाँ ये आपका स्टार्टअप्स है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स में सीधे निवेश करने वाले HNIs को हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, है ना, ये हमने आपको हेज फंड्स के दौरान भी आपको बताया था कि इनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को क्या कहा जाता है? एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। एंजल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। इनको 10 साल का नॉलेज होना चाहिए कम से कम, बिजनेस चलाने के लिए या बिजनेस के स्वामी के रूप में, ऐसा सेबी कहती है, क्योंकि ये स्टार्टअप्स तो हैं ही और इनको नॉलेज नहीं होता है। शुरू में स्टार्टअप्स की जो डिफिनीशन, परिभाषा में 5 साल का क्राइटेरिया था, फिर 7 साल कर दिया गया, फिर 10 साल कर दिया गया। आगे भविष्य में यदि 20 साल कर दिया जाए तो उसे स्टार्टअप्स जो है वो कहना मुश्किल हो जाएगा। ये सब सरकार की चालबाजियां होती हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स दिखाने के लिए गवर्नमेंट इसकी समय सीमा को बढ़ावा दे रही है। बात क्लियर हुई? तो कुछ जो हल्के पढ़े लिखे लोग होते हैं, किसी पार्टी विशेष के समर्थक होते हैं, वो इसको बड़ा गर्व से बताते हैं कि फला सरकार में इतने स्टार्टअप ओपन हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना बात। अब ऐसे ही जब 20 साल, तो अब जब ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बढ़ा देंगे तो सारे के सारे स्टार्टअप में ही आ जाएंगे। तो ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल
फंड्स, संक्षिप्त रूप में BCFs ऐसे कहा जाता है इसको। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं इसके बारे में। स्टार्टअप्स में निवेश करने वाली संस्थाएं हैं। ये क्या है, स्टार्टअप्स में निवेश करने वाली संस्थाएं हैं, निवेश करने वाली संस्थाएं हैं जो HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के धन का स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। किस में निवेश करती हैं, स्टार्टअप्स में निवेश करती हैं। ये जो संस्था है ये बड़े निवेशकों से ही पैसा लेती है, छोटे मोटे लोगों से नहीं लेती है, है ना, क्योंकि भाई छोटे मोटे लोगों की कोई पहचान आज के दौर में नहीं है, और छोटे लोगों में उतनी क्षमता भी नहीं होती है ना, उनका पैसा डूब जाएगा तो फिर उनके लिए समस्या हो जाएगी। अब ये बड़े लोग हैं तो इनका थोड़ा मोड़ा नुकसान माना जाएगा वो, अगर इनका पैसा डूब रहा है तो। बात क्लियर हुई। आइए इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो इसकी संरचना मैं इस कलर से ले लेता हूँ, देखिए ध्यान से, यहीं पे आप देखिएगा इसकी संरचना कैसे काम करता है ये BCF। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 2 स्टार्टअप्स हम लोग देखते हैं। ये एक मान लो कि ये आपका एक स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स 1, और एक यहाँ पे मान लीजिए कि कोई दूसरा स्टार्टअप्स है, यहाँ पे ऐसे बना देता हूं मैं। ये है हमारा कोई दूसरा स्टार्टअप्स, और यहाँ पे 2 मान लीजिए कि HNIs हैं। एक मान लो कि P है, एक P मान लेते हैं, और एक दूसरा है कोई Q, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं ये लोग, Q, ये चीज है। तो अगर ये लोग सीधे ऐसे जाते हैं, इसमें पैसा आपका लगा देते हैं इसमें, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे एंजल इन्वेस्टर्स। क्या कहलाएंगे ये साथियों, एंजल इन्वेस्टर्स कहलाएंगे। सीधे पैसा लगा रहे हैं ना, एंजल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स। और ऐसे ही सेम यहाँ पे भी क्या होगा आपका, एंजल इन्वेस्टर्स होंगे। ये लोग सीधे पैसा लगा रहे हैं स्टार्टअप्स में, और जो सीधे पैसा लगाते हैं वो हमने आपको बताया कि वो एंजल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक BCF है, और BCF क्या काम करता है कि इन लोगों से पैसा लेकर वो उसका डाइवर्सिफिकेशन करता है। ये चीज है आपका VCF। तो ये अगर डायरेक्ट चले गए तो एंजल इन्वेस्टर्स, अब ये VCF जब बीच में आ जाएगा तो इनका पैसा लेगा और इनका पैसा लेगा, फिर वो डाइवर्सिफिकेशन करेगा, इनकी तरफ से वो स्टार्टअप्स में पैसा लगा देगा। मुझे उम्मीद है आपको VCF समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं, ITP, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब ये क्या होता है, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा आप लोग, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। 2015 में सेबी द्वारा इन्हें अनुमति दी गई, इन्हें अनुमति दी गई। ये ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, ये ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पर स्टार्टअप्स IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर पढ़ाया गया है आपको, लाए बिना अपनी इक्विटी
की लिस्टिंग करवा सकते हैं, की लिस्टिंग करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। वर्तमान में भारत में निम्न दो ITP इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कार्यरत है। अब ये दोनों हैं कौन से, आइए इसको देखते हैं। तो नंबर एक है आपका इमर्ज, और ये NSE द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और दूसरा है आपका BSE हाईटेक। अब BSE आ रहा है तो इसका मतलब इसका स्पॉन्सर्ड कौन होगा, BSE होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक नोट्स देख लेते हैं हम लोग, नोट लगा लीजिएगा ऐसे अपनी बुक में। नोट ये है कि सेबी द्वारा इसका नाम बदलकर IGP कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ITP का नाम बदलकर IGP कर दिया गया है। फुल फॉर्म इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इसका नाम बदल दिया गया है। तो ये साथियों हमने आपको बताया कि IPO लाए बिना ही क्या कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग करा सकते हैं। इनके लिए ये अलग प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की गई है। जनरली होता क्या है कि पहले शेयर निकलते हैं, फिर उनकी लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग मैंने आपको बताया है, फिर से सुन लीजिए। लिस्टिंग का मतलब है कि जिनका ट्रेड हो रहा हो या जिनका ट्रेड आप करा रहे हैं तो उनका नाम लिखाया जाता है। जैसे शेयर बाजार में लिस्ट होती है जिसका नाम जुड़ता है और उसी का जुड़ता है जिसकी आप ट्रेडिंग करा रहे हैं, ठीक है ना। उसी शेयर का क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है जिसकी आपने लिस्टिंग करवा रखी है। तो स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने कहा कि आप IPO लाए बिना ही लिस्टिंग करवा सकते हैं, क्योंकि IPO में खर्चा बहुत होता है, विज्ञापन वगैरह जगह जगह देना पड़ता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है IPO के दौरान, इनिशियल पब्लिक ऑफर के दौरान हमने आपको बताया है ढंग से। आगे बढ़ते हैं और हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, क्राउड फंडिंग। एक ही शब्द है, बीच में डैश वैश नहीं देना है। क्राउड फंडिंग क्या चीज है, आइए देखते हैं इसके बारे में। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, अब ये कुछ भी हो सकता है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह माध्यम से P2P पीयर टू पीयर मॉडल के अंतर्गत, ये P2P हमने आपको बताया है, मॉडल के अंतर्गत पूंजी एकत्र करना स्टार्टअप्स के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। P2P मॉडल हमने आपको बता रखा है, फिगर वगैरह बनाकर बढ़िया बकायदा आप मुद्रा एवं बैंकिंग में जाकर उसे देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने आपको समझा रखा है। स्टार्टअप्स के मामले में क्राउड फंडिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। हम अगर अपने भारत की बात करें, अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें ये सब ज़्यादा फेमस है, और ये जो हमारे यहाँ स्पेशली फेमस है वो अन्य क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित है। जैसे आप देखते होंगे कि एक वीडियो बना के उसमें कह दिया जाता है, मतलब कहा जाता है कि मेरा बच्चा बीमार है, इसे कैंसर है, हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, हमको 30 लाख रुपए की सख्त आवश्यकता है। तो लोग दया करके जो है वो क्राउड फंडिंग कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोग उसमें डाल देते हैं, तो बच्चे का इलाज उससे संभव हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक जो यूट्यूबर थे, वो बाबा का ढाबा वाला मामला आपने सुना होगा, और कुछ लोग होते हैं कि उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए, इसको मतलब उससे मत कनेक्ट कीजिएगा, वो उस पे जो आरोप लगे थे शायद निराधार साबित हुए, वो बाबा जी के द्वारा फालतू में एलिगेशन लगा दिए गए थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इसका मतलब दुरुपयोग करते हैं। बात क्लियर हो रही है आपको, जिससे लोगों का भरोसा टूट जाता है। कुछ फ्रॉड्स रजिस्टर और जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स से जो है अपना मिलता जुलता नाम बनाकर लोगों को गुमराह करते हैं।
इन्हें क्लोन फर्म्स कहते हैं। जैसे किट्टो वगैरह है, मिलान, ये सब होते हैं, मिलाप है शायद, हाँ मिलाप। तो ये सब मतलब थोड़ा अच्छा ढंग से माने जाते हैं। लोग जो काम करते हैं उनका ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, तो उसी से मिलता जुलता नाम कुछ लोग रख लेते हैं और उसके बाद वो फ्रॉड कर जाते हैं। और कुछ फ्रॉड्स फंड के मिसयूज वाली श्रेणी में भी आते हैं। इससे ये लोग जो है पैसे को अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में यूज करते हैं। आपने अभी रिसेंटली मामला सुना होगा, जो एक बहुत ही फेमस पत्रकार हैं और बीजेपी गवर्नमेंट की बड़ी आलोचक मानी जाती हैं, राणा अयूब, ठीक है, उनका भी मामला कुछ ऐसे ही है। तो कोविड के दौर से ये फ्रॉड जो है वो बहुत हुआ है। अतः आप सोच विचार कर जो पैसे वगैरह आप दान कर रहे हैं वो उसको आप सोच विचार कर करिए साथियों, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ सवाल वैसे देखते हैं हमारा चैप्टर कंप्लीट होने पर, लेकिन वैसे कुछ खास सवाल इस चैप्टर से अभी तक पूछे नहीं गए हैं, फिर भी हम लोग कुछ प्रश्नों को देख लेंगे। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में।